नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं शिफाली आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि इतिहास लेखन क्या है, उसका आरंभ कैसे हुआ, आधुनिक काल में कैसे उसे लिखना शुरू किया गया। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि इतिहास लेखन की परंपरा वो कैसे आगे बढ़ी और वर्तमान समय में हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किस तरह से करते हैं, किसने क्या नाम दिया और जो अब मान्य है वह किसके द्वारा वह कब दिया गया। तो इन सब बातों की, इन सब तथ्यों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो उसमें हमने गारसादी तासी, शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज गिरसन और मिश्र बंधु तक बात की थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सबसे पहले। तो सच्चे अर्थों में जो इतिहास लेखन परंपरा का विकास हुआ वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा माना जाता है। उनका इतिहास ग्रंथ, उनका जो लिखा गया है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन हुआ नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा 1929 में। यह विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने अलग से कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। जो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, हिंदी साहित्य के विकास के नाम से। बाद में वह एक पुस्तक के रूप से प्रकाशित हुआ और उसे एक और संशोधित करके एक पुस्तक का रूप जो कि हम देखते हैं वह 1940 में दिया गया। और हिंदी शब्द सागर के निर्माण में 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें है बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसके सबसे पहली विशेषता तो यही है कि इसमें काल विभाजन का एक स्ट्रिक्ट प्रयास किया गया जो अब तक मान्य है। इसमें उन्होंने 1000 कवियों को स्थान दिया। उन्होंने कवियों की संख्या को बढ़ाने से ज्यादा काल का विभाजन कैसे किया जाए, क्या क्या उसकी विशेषता रही, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी इसमें उन्होंने समाहित किया। काल विभाजन किया वह किस प्रकार से किया, अब हम उसे देखेंगे। तो अगर हम पहले बात करें काल विभाजन की, तो उन्होंने 900 वर्षों के समय को 4 कालों में स्पष्ट रूप से विभाजित किया, जो कि इस प्रकार है। उन्होंने जो आदिकाल, जिसे हम आदिकाल के नाम से पुकारते हैं, उसे वीर गाथा काल नाम दिया और उसका समय विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक माना। और वीर गाथा काल को उन्होंने 2 भागों में, जैसे अभ्रंश काल या प्राकृत भाष हिंदी काल, जिसका समय 1050 से 1200 विक्रमी संवत, और उसके साथ वीर गाथा काल जिसका समय था 1200 से 1375 विक्रमी संवत में विभाजित किया। और उन्होंने भक्ति काल को नाम दिया पूर्व मध्य काल और उसका समय माना विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक। और उन्होंने रीति काल को उत्तर मध्य काल नाम दिया और उसका समय माना उन्होंने विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक। और उन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल कहा, क्योंकि इस समय में गद्य का विकास हुआ तो गद्य की प्रधानता को देखते हुए उन्होंने इसे गद्य काल नाम दिया। अतः उन्होंने इसका समय माना विक्रमी संवत 1900 से विक्रमी संवत 1984 तक। और आधुनिक काल के उन्होंने 3 भेद किए, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। और अब हम उनके द्वारा किए गए भक्ति काल का विभाजन एक बार देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। उन्होंने संपूर्ण भक्ति काल को पहले 2 भागों, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा में विभाजित किया। और निर्गुण काव्यधारा को आगे ज्ञानाश्री काव्यधारा और प्रेमाश्री काव्यधारा में विभाजित किया। और सगुण काव्यधारा को उन्होंने कृष्णाश्री काव्यधारा और रामाश्री काव्यधारा में विभाजित किया। ज्ञान आश्री काव्यधारा को उन्होंने संत काव्य कहा और उसके प्रतिनिधि कवि इन्होंने कबीर को माना। और प्रेम आश्री काव्यधारा को इन्होंने सूफी काव्य कहा और उसका प्रतिनिधि कवि जायसी को माना। और कृष्ण आश्री काव्यधारा को कृष्ण और उसके कवि इन्होंने माना सूरदास को। और राम आश्रय काव्यधारा को राम काव्य कहा और उसका आश्रय कवि इन्होंने तुलसीदास को माना। तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। अब हम कुछ अन्य इतिहासकारों को भी देखेंगे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कहीं ना कहीं उनका भी महत्वपूर्ण योगदान हमें अभी भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। तो वैसे तो हम इनके जीवन परिचय, जीवन की बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वर्णन है तो इसे भी एक बार हम देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ 1907 ईस्वी में ग्राम छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में। और इनकी मृत्यु हुई सन 1979 में।
और इनकी अगर हम प्रमुख रचनाओं की बात करें तो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में। अब हम इनके द्वारा किए गए काल विभाजन को देख लेते हैं। तो इन्होंने भी मुख्य रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को ही अपना आधार लिया, बस थोड़ा सा उसमें हेरफेर किया और काल विभाजन को इस प्रकार। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल, जिसे कि विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए, उसे आदिकाल नाम दिया और उसका समय माना 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। और उसके बाद उन्होंने नाम दिया भक्ति काल 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। और उससे अगले काल को इन्होंने नाम दिया रीति काल और उसका समय माना 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। और उसके बाद अगले काल को इन्होंने नाम दिया आधुनिक काल और उसका समय माना 1800 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक। उन्होंने कुछ मान्यताएं जो पहले चली आ रही थी या फिर जो स्थापित की गई थी उसका विरोध किया। जैसे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो भारत में भक्ति साहित्य लिखा गया, भक्ति काल आया, उसका मुख्य कारण था कहीं ना कहीं कि विदेशियों ने आक्रमण किया तो लोगों के पास कोई काम नहीं था, तो उन्होंने भक्ति करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा नहीं, भक्ति काल वैसे ही होता जैसे कि है, क्योंकि भक्ति की परंपरा का विकास दक्षिण में हो चुका था और वह लहर स्वाभाविक रूप से उत्तर की तरफ भी आनी ही थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ मान्यताओं का विरोध किया जो कि उससे पहले स्थापित हो चुकी थी। अब हम देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र जी को। तो दोस्तों यह ध्यान देने वाली बात है कि डॉक्टर नगेंद्र ने कोई भी इतिहास नहीं लिखा। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास जो उनकी रचना है उसका केवल संपादन किया है। तो हम एक बार उनका जीवन परिचय भी देख लेते हैं जो थोड़ा सा है कि उनका जन्म हुआ था 1915 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1999 में। और जो सबसे मुख्य बात है कि हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास जो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा संपादित किया गया था उसका 10वां भाग जो है वह डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा था। उसके साथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि उनकी रचना है जो उन्होंने संपादित की 1974 में, और उसके साथ रीति काव्य की भूमिका। अब हम इनके द्वारा किए गए काल विभाजन एक बार देख लेते हैं। तो इन्होंने भी संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा, जो कि इस प्रकार है। उन्होंने आदिकाल का समय लिया 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, भक्ति काल का समय 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, रीति काल का समय 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, और आधुनिक काल का समय 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक माना। उन्होंने आधुनिक काल को भी आगे कुछ कालखंडों में विभाजित किया। जैसे उन्होंने पहले पुनर्जागरण काल जो कि भारतेंदु काल है उसका समय 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना, और उसके बाद जागरण सुधार काल जो कि द्विवेदी काल है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, और छायावाद काल जिसका समय उन्होंने 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना। उसके बाद जो छाया उत्तर काल है उसे उन्होंने 2 भागों में फिर से विभाजित किया, जिसमें उन्होंने प्रगति प्रयोग काल जिसका समय उन्होंने 1938 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक माना, और उसके बाद नवलेखन काल जिसका समय उन्होंने 1953 ईस्वी से अब तक माना। अब हम चलते हैं हमारे अगले इतिहासकार पर जो कि है राम कुमार वर्मा। तो इनका भी जन्म एवं मृत्यु देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ 1905 में और इनकी मृत्यु हुई 1990 में। जन्म स्थान सागर जिला मध्य प्रदेश, और इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का लोचनात्मक इतिहास जो कि 1938 में प्रकाशित हुआ। एक बार अब हम इनके द्वारा किए गए काल विभाजन को एक बार देख लेते हैं। तो इन्होंने भी थोड़े से परिवर्तन के साथ शुक्ल के वर्गीकरण का ही आधार लिया जो इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि रामचंद्र शुक्ल के बाद जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए तो उसमें आधार ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को ही लिया गया। तो इन्होंने जो काल विभाजन किया वह इस प्रकार, इन्होंने आदि काल को उन्होंने मतलब कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को संधि काल एवं चारण काल नाम दिया, और इसमें इन्होंने 2 भाग किए। जैसे संधि काल जिसका समय इन्होंने माना विक्रमी संवत 1750 से विक्रमी संवत 1000 तक, और चारण काल जिसका समय माना विक्रमी संवत 1000 से विक्रमी संवत 1375 तक। फिर भक्ति काल जो कि है 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक। रीति काल विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक, और आधुनिक काल विक्रमी संवत 1900 से लेकर अब तक। तो यह ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने जो आगे जो मतलब विवाद
जो कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में विवाद रहता है कि अपभ्रंश साहित्य को स्थान दिया जाए या ना दिया जाए, तो इन्होंने उसे स्थान दिया, लेकिन उसे उन्होंने संधि काल नाम देकर अपभ्रंश साहित्य को अलग कर दिया। और बाकी आप देख सकते हैं भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, बाकी नाम और काल विभाजन इन्होंने मुख्यतः रामचंद्र शुक्ल वाला ही अपना लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने आदिकाल की शुरुआत बहुत पहले से मानी है, तो इसी आधार पर इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि भी स्वयंभू को माना है। यह ध्यान देने वाली बात है कि जब कोई पूछे कि हिंदी का पहला कवि कौन है तो सरहप्पा, लेकिन जब किसी विशेष का नाम आ जाए, उसके अनुसार पूछा जाए, तो वह अलग अलग है। जैसे कि राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। अब हम देख लेते हैं डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल जी को। इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और इसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। और इनके द्वारा किया गया संपूर्ण काल विभाजन जो है, उसके अंतर्गत इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को 3 प्रधान कालखंडों में बांटा और प्रत्येक के 2-2 नाम रखे, 2-2 उपभागों में भी विभाजित किया। अर्थात अगर कोई पूछे कि हिंदी साहित्य का दोहरा नामकरण किसने किया, तो उत्तर होगा राम शंकर शुक्ल रसाल। अब हम इनके द्वारा किया गया काल विभाजन देख लेते हैं। जैसे इन्होंने आदिकाल, तो आदिकाल को इन्होंने हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था का नाम दिया और इसे आगे इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, पूर्वार्ध आदिकाल, उत्तरार्ध आदिकाल। इसका समय माना, जैसे पूर्वार्ध आदिकाल का समय विक्रमी संवत 1000 से लेकर विक्रमी संवत 1200 तक, और उत्तरार्ध आदिकाल का समय माना इन्होंने विक्रमी संवत 1200 से लेकर विक्रमी संवत 1400 तक। फिर अगले काल को इन्होंने नाम दिया मध्यकाल और इसका दूसरा नाम इन्होंने किया हिंदी साहित्य की किशोरावस्था, और इसका इन्होंने आगे फिर विभाजन किया पूर्वार्ध मध्यकाल, जिसका समय माना विक्रमी संवत 1400 से विक्रमी संवत 1600 तक। दूसरे का नाम माना उत्तरार्ध मध्यकाल, जिसका समय माना विक्रमी संवत 1600 से विक्रमी संवत 1800 तक। और उसके बाद उन्होंने आधुनिक काल को दूसरा नाम दिया हिंदी साहित्य की युवा अवस्था, और इसे फिर विभाजित किया परिवर्तन काल, जिसका समय माना विक्रमी संवत 1800 से विक्रमी संवत 1900 तक, और वर्तमान काल विक्रमी संवत 1900 से अब तक। अब हम देख लेते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त को। तो उनके अगर हम जन्म की बात करें तो उनका जन्म हुआ 1928 ईस्वी में, और उनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 2 खंडों में है, और इसका प्रकाशन हुआ 1965 ईस्वी में। और अगर हम काल विभाजन की बात करें तो इनके द्वारा भी संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया, जो कि इस प्रकार है। जैसे इन्होंने आदिकाल को नाम दिया प्रारंभिक काल, जिसका समय माना 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, और इन्होंने भक्ति काल को नाम दिया पूर्व मध्य काल और उसका समय माना 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, और इन्होंने रीति काल को नाम दिया उत्तर मध्य काल और उसका समय इन्होंने माना 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। आधुनिक काल को इन्होंने आधुनिक काल ही कहा और उसका समय इन्होंने 1857 ईस्वी से अब तक माना। द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया उसमें क्या विशेष बातें रही उसकी चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रकार है। जैसे इन्होंने इनके द्वारा जो भक्तिकालीन साहित्य है उसे इन्होंने 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया: आश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य। धर्माश्रित काव्य अर्थात वह साहित्य जो केवल और केवल धर्म को आधार बनाकर लिखा गया, और राजाश्रित काव्य वह साहित्य जो कि राजाओं के ऊपर लिखा गया, और लोकाश्रित काव्य जो लोगों के लिए लिखा गया। और यह जैन कवि शालिभद्र सूरि को हिंदी साहित्य का पहला कवि मानते हैं। और अगर विशेष उपलब्धियों की बात करें तो हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी विषय पर PhD 1959 ईस्वी में, और हिंदी विज्ञान और साहित्य विज्ञान साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन विषय पर DLED 1965 ईस्वी में, और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। और इनकी अन्य प्रकाशित रचनाएं हैं रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, जो कि 1971 ईस्वी में है, महादेव वर्मा नया मूल्यांकन, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, हिंदी साहित्य का विकास, और आदिकाल की प्रमाणिक रचनाएं। अब हम देखेंगे बाबू श्याम सुंदर दास जी को। तो उनकी अगर हम मुख्य रचनाओं की बात करें तो हिंदी कोविद रतनमाला 1909 ईस्वी व 1914 ईस्वी, और
और हिंदी भाषा और साहित्य 1920 ईस्वी। इनके द्वारा किया गया काल विभाजन अगर हम देखें तो वह इस प्रकार है। आदि युग जो कि वीरगाथा काल विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1400 ईस्वी तक। पूर्व मध्य काल यानी कि भक्ति काल विक्रमी संवत 1400 से विक्रमी संवत 1700 तक। और उत्तर मध्य युग जो कि रीति काल है उसका समय इन्होंने माना विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक। और आधुनिक युग को इन्होंने नाम दिया नवीन विकास काल और उसका समय माना विक्रमी संवत 1900 से अब तक। तो दोस्तों यहीं पर इसके साथ हिंदी साहित्य का इतिहास विभाजन जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा किया गया है उसका वर्णन खत्म होता है। और भी होंगे लेकिन जो महत्वपूर्ण है जो मुख्य है उसका वर्णन इस वीडियो में किया गया है। अब हम एक आदर्श काल विभाजन यानी कि अगर किसी का नाम नहीं आ रहा और हमसे सिर्फ साधारणतः पूछा जा रहा है कि इसका क्या नाम है या इसका क्या समय है तो उसको देखेंगे जो कि इस प्रकार है। इसमें आदिकाल का समय 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। भक्ति काल 1350 से 1650 तक। रीति काल 1650 से 1850 तक। आधुनिक काल 1850 से अब तक। आधुनिक काल को भी कुछ भागों में विभाजित किया गया है जैसे पुनर्जागरण काल तो उसे भारतेंदु युग भी कहा जाता है और उसका समय है 1850 से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी युग तो उसका समय है 1900 से 1920 तक। और छायावाद काल यानी प्रसाद पंत निराला युग तो 1920 से 1936 ईस्वी तक। और प्रतिवाद काल जिसको साम्यवादी युग भी कहा जाता है उसका समय है 1936 से 1943 ईस्वी तक। और प्रयोगवाद काल जो कि तार सप्तक जो आगे के द्वारा संपादित किए गए थे उससे शुरू होता है तो उसी के पहले तार सप्तक के साथ ही प्रयोगवाद का समय 1943 से माना जाता है और 1953 तक। और अगले काल को हम कहते हैं नवलेखन काल जो कि नई कविता युग 1953 से अब तक है। तो इसके साथ ही यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होती है। और अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है जो कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आरंभिक काल है तो वो भी मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।